यस, नेक्स्ट इज एडवांटेज और यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज हैं और उसके क्या यूजेस होते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफर द फॉलोइंग एडवांटेज। फर्स्ट, हेल्पफुल इन मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। बिजनेस के मैनेजमेंट में हेल्पफुल होता है, वो तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है, जो भी कुछ आगे की प्लानिंग करना है या जो कंट्रोलिंग करना है, उनके लिए अकाउंटिंग बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। जैसे कॉस्ट पर यूनिट क्या आ रहा है, हमारी एक्टिविटीज से हमारा कितना प्रोडक्शंस हो रहा है, मार्केटिंग का क्या क्या एरिया फंडा में अपनाना है, या हमारी सेल्स जो डिक्रीज़ हो रही है उसका क्या रीज़न है, या हमारे प्रॉफिट जो इंक्रीज़ हो रहा है उसका क्या रीज़न है, उसको और कैसे बढ़ाया जा सकता है। यह इस प्रकार के सारे जो भी मैनेजमेंट के द्वारा डिसीजन लिया जाता है उसमें अकाउंटिंग काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इससे रिलेटेड और भी हमें दिए हुए हैं। हेल्पफुल इन प्लानिंग, management would like to know whether the sales are increase or decrease, and also speed of increase in cost of production. All such information is provided by the accounting which help the management in estimating the future sales and expenses. यानी हम अकाउंटिंग से यह इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं कि हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही हैं या डिक्रीज हो रही हैं, या फ्यूचर में हमारी जो प्रोडक्ट की कॉस्टिंग की क्या स्पीड रहेगी, कॉस्टिंग कैसे बढ़ेगी। तो इस प्रकार की सारी इन्फॉर्मेशन हम हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे फाइंड कर सकते हैं। देन उससे रिलेटेड जो हमें डिसीजन लेना होता है, यानी हमारी फ्यूचर की क्या एस्टिमेट सेल्स रहेगी, फ्यूचर के हमारे क्या एक्सपेंसेस रहेंगे, इन सबको हम अकाउंटिंग के जो करंट स्टेटमेंट्स होते हैं उनका कंपेयर करके, उनके बीच में एक दूसरे से उनको डिफरेंसेस क्रिएट करके, उनसे इंफॉर्मेशन गेट करके आगे के डिसीजन मेक कर सकते हैं। हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, एट टाइम द मैनेजमेंट हैज़ टू टेक ए नंबर ऑफ डिसीजन, यानी मैनेजमेंट को एक समय पे कई प्रकार के डिसीजन लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट शुड बी सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, यानी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस क्या रहेगी। हाउ मच डिस्काउंट शुड बी ऑफर टू कस्टमर्स, कस्टमर्स को हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं। अकाउंटिंग प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड मेकिंग सच डिसीजंस। तो इस प्रकार के डिसीजन के लिए अकाउंटिंग सही रहती है। जब हमें पता है कि हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग ये रहेगी, आगे जाके इसमें और इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तो इतनी और कम हो जाएगी, तो हम इसकी ये सेल प्राइस रख सकते हैं, हमारे कंज्यूमर को इतना डिस्काउंट दे सकते हैं। तो ये सब हमको हमारी जो कॉस्ट अकाउंटिंग है उससे इंफॉर्मेशन मिल गया। नेक्स्ट इज हेल्प इन कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट वुड लाइक टू सी दैट द कॉस्ट इनकर्ड इज रिजनेबल and that no department is outspending. Accounting provide information to management in this regard, यानी इस रिगार्डिंग, यानी हमारी जो कॉस्टिंग है वो क्या वो उसको और कम किया जा सकता है, या जो यह रिजनेबल है या उसमें और सुधार किया जा सकता है, ये सारी इसमें देखा जाता है। उसके साथ ही साथ यह भी देखा जाता है कि कहीं हमारे जो डिपार्टमेंट है वो ओवर स्पेंडिंग तो नहीं कर रहे, ज़्यादा उसमें खर्चा तो नहीं कर रहे, ज़्यादा उसमें टाइम स्पेंड तो नहीं करें। इस प्रकार की सारी डिसीजन लेने के लिए हमें हमारी यह हेल्प कर, तो हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग था। नाउ नेक्स्ट थिंग्स, प्रोवाइड कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो ये तो हमें पता ही है कि हमारी अकाउंटिंग में बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उनको सिस्टमेटिक तरीके से कंप्लीट रूप से रिकॉर्ड करके अलग अलग रूप से स्टेटमेंट क्रिएट किए जाते हैं। ये तो हम पहले से ही ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हैव ग्रो इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन्स। तो ये तो हम जानते हैं कि बिजनेस ग्रो करता रहता है तो बिजनेस से कई तरह के ट्रांजेक्शन्स बढ़ते जाते हैं, तो उनको रिमेंबर करना, उनको रिमेंबर रखना बहुत कठिन होता है, या एक तरह से कह सकते हैं इम्पॉसिबल होता है। तो अकाउंटिंग कीप ए प्रमोट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन एंड समराइज them in order to provide a true picture of the activities of the business entity। तो इसके लिए अकाउंटिंग हमें प्रोवाइड करता है कि हम हमारे बिजनेस के सभी ट्रांजेक्शन को सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड कर सकें, सिस्टमेटिक तरीके से उनके स्टेटमेंट बनाकर उनको रखा जाता है, जिससे हमें हमारे जिस भी प्रकार की जो डेटा होता है उनको समराइज कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, बिजनेस के हर एक्टिविटीज़ को प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वॉच कर सकते हैं, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन हमें गेट करना होता है वो लेकर हम जो भी उनसे रिलेटेड डिसीजन लेना होता है वो इजी गोइंग ले सकते हैं। इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस के रिगार्डिंग हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि किस ईयर में हमें कितना प्रॉफिट रहा, कितना लॉस रहा, उसका रीज़न क्या रहा, प्रॉफिट हमारा कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, इसका क्या कारण है, क्या रीज़न है। ये सब कुछ हमें अकाउंटिंग के जो स्टेटमेंट्स होते हैं उसमें जो सिस्टमेटिक तरीके से जो रिकॉर्डिंग किया जाता है या सिस्टमेटिक तरीके से जो एंट्री की जाती है उनके बेस पर हम इजी गोइंग गेट कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट से हम ये देख सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन की कितनी फिक्स्ड एसेट्स हैं, कितनी करंट एसेट्स हैं, उनके अगेंस्ट कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितनी करंट लायबिलिटीज़ है, कितनी लॉन्ग लायबिलिटीज़ है, कितने हमारा आउटस्टैंडिंग है, कितना हम प्रीपेड दे चुके हैं। यह सब देखकर हम हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं, गेट कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारी असेट्स में इंक्रीमेंट हुआ है या डिक्रीमेंट हुआ है, तो हुआ है, और हुआ है तो क्यों हुआ, उसका क्या रीज़न रहा, लायबिलिटीज़ बढ़ी है तो क्यों बढ़ी है, उसका क्या रीज़न रहा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जो हमारी बैलेंस शीट है या हमारे जो फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं उनसे फाइंड कर सकते हैं। इनेबल कंपैरेटिव स्टडी, हम जब लास्ट 45 ईयर्स के स्टेटमेंट क्रिएट करके उनके बीच में कंपैरेटिवली कंपैरिजन कर सकते हैं एंड उनके रीज़न फाइंड कर सकते हैं कि हमें प्रॉफिट कम हुआ तो क्यों हुआ, क्या रीज़न रहा, कि हमारी सेल्स कम हो गई या कस्टमर का हमारी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट खत्म हो गया या हम आउट ऑफ फैशंस हो गए। इस प्रकार की सभी प्रकार की जो या हमारे कम्पिटिटिव्स मार्केट में आ गए हैं, उन्होंने हमारे कम प्राइस में हमारा उनका प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट से सेल आउट किया है, या प्रोडक्ट की क्वालिटी में जो लो मतलब क्वालिटी लो हो गई, इस वजह से हमारा प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है। तो इस प्रकार हम हमारे बिजनेस में कंपैरेटिव इनेबल्स हो सकता है, कंपैरेटिव उनमें एक दूसरे के जो है ईयर वाइज उनमें कंपैरिजन कर सकते हैं। हेल्पफुल इन असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, जब हमारे पास सारे रिकॉर्ड रहेंगे, हमारा इतना इनकम हुआ, इतना एक्सपेंसेस हुआ, इतनी हमारी नेट इनकम रही, तो ऑटोमेटिक हम हमारी टैक्स लायबिलिटीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एविडेंस ऑफ लीगल मैटर्स, जब हमारे पास सारा रिकॉर्ड डेट वाइज सिस्टमेटिक तरीके से सेल्स एंड परचेज एवरी रिकॉर्ड अगर हमारे पास लिखा हुआ है, तो यह हमारे एक तरह से कोई भी हमारा जो हमारे बिजनेस को चैलेंज करता है उसके लिए लीगल एविडेंस हो जाता है, लीगल प्रूफ हो जाता है। फैसिलिटीज सेल ऑफ बिजनेस, अगर कभी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड रहता है, तो उससे हम हमारे बिजनेस की प्राइस सेट कर सकते हैं, उसको सेल कर सकने के लिए उसके जो भी पैरामीटर्स है, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो भी एसेट्स वगैरह रहती है उनकी वैल्यूएशन सेट कर सकते हैं। हेल्पफुल राइजिंग लोन वगैरह, जब हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन यानी बैलेंस शीट को दिखाकर हम हमारे लोन को राइज कर सकते हैं, लोन को बढ़ा सकते हैं। हम हमारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनको बता सकते हैं कि हमने लास्ट 5 ईयर से 4 ईयर से 10 ईयर से हम इसमें ग्रोथ करते जा रहे हैं और हमारा आगे का प्लान और ग्रोथ करने के लिए हम इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके लिए हमें इतना लोन की रिक्वायरमेंट है या हमारे लोन अमाउंट को इतना आपको राइज करना रहेगा। तो ये सब हम हमारे इन्फॉर्मेशन या हमारे जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनसे हमारे मतलब एक तरह से हमारी क्लियर इमेजेस हमारे बैंकर्स या फाइनेंसर को प्रोवाइड कर सकते हैं। हेल्प इन पार्टनरशिप अकाउंट में भी हेल्प होता है। जब हमारे पास प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड रहेगा, सारा लेन देन हमारे पास लिखा रहेगा कि भाई इतनी इनकम हुई, इतने एक्सपेंसेस हुए, ये हमारा नोट प्रॉफिट रहा, तो इससे हमारे पार्टनर्स के अकाउंट को इसी गोइंग मेंटेन किया जा सकता है, उनको प्रॉफिट दिया जा सकता है, उनको इंटरेस्ट दिया जा सकता है, उनसे लोन वगैरह लिया जा सकता है, क्लियर पिक्चर्स वगैरह उनको आइडेंटिफाई की जा सकती है। नेक्स्ट इज हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन ऑफ एरर एंड फ्रॉड। एरर और फ्रॉड को डिटेक्ट करने में, फाइंड करने में हमें काफ़ी हेल्पफुल करता है। जब हमारे पास हर चीज़ का रिकॉर्ड रहेगा तो हमारे पास अगर कोई फ्रॉड करता है या कोई हमारे साथ कोई एरर क्रिएट करता है तो हम ऑटोमेटिक उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि यार भाई इतना तूने परचेस किया, इतना तूने सेल किया, तो ये क्लोजिंग स्टॉक इतना बचना चाहिए था, आपने क्लोजिंग स्टॉक बचाया नहीं है, आपने क्लोजिंग स्टॉक दिया नहीं, या आपने इतना अमाउंट बताया नहीं, इतने क्रेडिटर्स अपने रह गए, आप बता रहे हो कि आपने पूरा क्रेडिटर सील करोगे लेकिन अभी तक इतना क्रेडिटर्स से लेना बाकी है, इतना पैसा देना बाकी है, इतनी हमारी एसेट्स हैं। तो इस प्रकार की कोई एरर या कोई फ्रॉड करता है तो जब हमारे पास सिस्टमेटिक पूरा रिकॉर्ड होता है, डे वाइज, डेट वाइज या ट्रांजेक्शन एवरी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड रहता है, तो इस प्रकार के एरर एंड फ्रॉड को हम इसी गोइंग फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो ये थे हमारे इनके बेनिफिट एंड एडवांटेज। नाउ नेक्स्ट इज लिमिटेशंस। तो अपन तो ये बात जानते हैं कि जिस प्रकार किसी भी पॉइंट के एडवांटेज होते हैं तो जस्ट उसके कुछ डिसएडवांटेज या लिमिटेशन भी होते हैं। तो फर्स्ट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। अकाउंटिंग इज as yet at exact science and accountant has to exercise his personal judgment in respect of various items. For example, it is extremely difficult to predict with any degree of accountancy
the actual useful life of assets which is need for calculating depreciation. The same is true about the method of valuation of stock and making provision for doubtful debts. तो ये जो बनाया जाता है ना, ये पर्सनल जजमेंट से होता है. उनके कुछ पॉइंट्स या कुछ डिसीजन होते हैं जिनका कोई सिस्टमेटिक या साइंटिफिक या एक तरह से कहते हैं कोई साइंटिफिक कोई रीज़न नहीं होता है. वो सिर्फ उनके एक्सपीरियंस या पर्सनल जजमेंट के हिसाब से उनको डिसाइड किया जाता है. जस्ट लाइक फिक्स्ड एसेट्स. अब फिक्स्ड एसेट्स के हमें ये थोड़ी कंफर्म होता है कि भाई इसकी इतनी ही लाइफ होती है. कोई तो कहता है कोई 10 ईयर रहता है. जैसे मान लीजिए किसी मशीन की किसी ने बताया था 10 ईयर, किसी ने बताया था 8 ईयर, किसी ने बताया था 9 ईयर्स. उसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया जाता है. तो ये सिर्फ अपने पर्सनल जजमेंट और आगे उनका जो एक्सपीरियंस लिया उसके हिसाब से डिसाइडेड होती है. उसी प्रकार डाउटफुल डेब्ट्स यानी कितने हमारे डेटर्स डूबेंगे, कितना पैसा हमें लेना है वो डूबेगा, इसका कोई फिक्स नहीं होता. हम 10% लेता है, कभी पता चले 20% हो जाए, कभी पता चले कि 5% रह जाए, कभी पता चले कि 100% ही रह जाए. उसी प्रकार जब हमने फिक्स्ड एसेट्स की या मशीन की जो लाइफ थी है, ऐसा थोड़ी कि 10 साल बाद बिल्कुल खत्म हो जाएगी. उसमें थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करके हम 2 साल 3 साल और चला सकते हैं. तो ये सिर्फ एक पर्सनल जजमेंट होता है. पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पर वो बताते हैं. यह एग्जैक्टली आपके इस पे पॉइंट टू पॉइंट आपके ट्रू फैक्ट हो, यह फिक्स नहीं है. इनमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है. ये सिर्फ एक पर्सनल जजमेंट के बेस पर दिया जाता है. बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस, अकाउंटिंग आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिक्स ऑफ नंबर ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशंस. तो अकाउंटिंग जो बनाया जाता है उसका बेसिस जो होता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट. अकाउंटिंग जो कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग के जो कन्वेंशंस है, अकाउंटिंग के जो रिवाज या जो रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए उनके बेस पर इनको बनाया जाता है. Hence, the profitability and the financial position disclosed by it may not be realistic. And इनके द्वारा जो बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी या जो फाइनेंशियल पोजीशन बनाई जाती है वो रियलिस्टिक नहीं होती है. वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, फिक्स्ड एसेट्स आर शो इन द बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू द हिस्ट्रिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट. जो बैलेंस शीट में के जो असेट साइज में जो फिक्स्ड एसेट शो किया जाता है, यह हमारी हिस्टोरिकल जो कॉस्ट होती है, यानी जो हमने पुराने समय से जो लेते आ रहे हैं, पुराने समय से हमने जो डिसाइडेड कर रखा है या पर्सनल जजमेंट के हिसाब से जो हमने डिसाइड किया है उसी के अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग की जाती है. जैसे बता दिया है कि फर्नीचर पे 10% लगाना है, मशीनरी पे 15% लगाना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे 25% लगाना है. तो उसके अकॉर्डिंग उन पे हमने डेप्रिसिएशन लगा दिया और उनकी कॉस्टिंग कर दिया. लेकिन ऐसा तो ना होता है, बहुत सी चीज़ें कुछ ज़्यादा भी हमें सर्विस दे सकती है, ज़्यादा भी उनकी लाइफ हो सकती है जो हमने डिसाइड किया. तो ये सब कुछ हमारे जो कॉन्सेप्ट है हिस्टोरिकल, यानी जो पुराने समय से या जो पुराने हमारे जो एक्सपर्ट्स लोगों ने जो हमें डिसाइडेड करके दिया है उसके बेस पर हम करते रहते हैं. इनमें 19-20 ऊपर नीचे हो सकता है, उनमें कम ज़्यादा भी डिसाइडेड हो सकता है. इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशंस. अकाउंटिंग स्टेटमेंट प्रोवाइड ओनली द इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन बिकॉज द एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस ऑफ ए बिजनेस कैन बी नाउन ओनली व्हेन द बिजनेस क्लोज. यानी बिजनेस के ओरिजिनल प्रॉफिट एंड उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कब पता चलती है? जब बिजनेस को बंद किया जाता है, जब बिजनेस को सेल किया जाता है, जब बिजनेस को प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज कर दिया जाता है, जब भी उसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड होती है. और यह जो भी इन्फॉर्मेशन हमें करेक्ट में मिलती रहती है वो एक तरह से इनकम्प्लीट होती है. ओमिशन ऑफ क्वालिटी इन्फॉर्मेशंस. तो ये तो है ही सही कि अकाउंटिंग में सिर्फ उन इन्फॉर्मेशंस या उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है जिनको हम मनी में मेजर कर सकते हैं, जिनको फाइनेंस जिनको मतलब पैसे में गिना जा सकता है. लेकिन जो क्वालिटी वाला रहता है, जो क्वालिटी वाला जो रहता है, जैसे जस्ट लाइक इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है, अकाउंटिंग कंटेन ओनली दोस इंफॉर्मेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. क्वालिटी एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस यूनिट आर कम्प्लीटली ओमिटेड फ्रॉम द बुक एज दिस कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म्स. तो उनको तो जो क्वालिटी वाले को तो प्रॉपर तरीके से वो ओमिटेड कर देता है क्योंकि वो बुक्स की टर्म्स में फुलफिल ही नहीं हो पाती है. दस चेंज इन मैनेजमेंट, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, cordial management labor relation, firm's ability to develop new products, efficiency of management, satisfaction of firm's customers, etc. तो ये थोड़ा रहता है कि उनको कस्टमर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है,
लेबर को कितना सेटिस्फेक्शन मिला है, लेबर के साथ कंपनी का क्या रिलेशनशिप है, इनको कौन ये तो सब क्वालिटी वाइज ही होता है, इनका थोड़ा कोई मनी में मेजर किया जा सकता है। हम ये थोड़ी कर सकते हैं कि फलाना कस्टमर को इसने 100 रुपये का सेटिस्फेक्शन दे दिया, 10 रुपये का सेटिस्फेक्शन दे दिया, ये तो ना, तो वो तो उसको वो तृप्त हो गया, उसको सेटिस्फाइड हो गया, वो खुद अपनी तरफ से बोलता है कि हाँ नहीं भाई ठीक है, आपने बहुत अच्छा किया है, आपने मेरे को अच्छी क्वालिटी अच्छी प्राइस पर अच्छा प्रोडक्ट आपने प्रोवाइड किया है। तो ये तो एक क्वालिटी वाइज हो गया, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन तो हमें हमारे अकाउंटिंग में मिलती नहीं है। तो ये सिर्फ हमें मतलब मनी फॉर्म में जो होती हैं उन्हीं से रिलेटेड इंफॉर्मेशंस या उन्हीं इंफॉर्मेशंस को हमें प्रोवाइड करता है, क्वालिटी वाइज इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड नहीं करता है। अफेक्ट बाय विंडो ड्रेसिंग। Window dressing refer to the practice of manipulating account so that the financial statement may be disclosed a more favorable position than the actual position. For example, purchase made at the end of the year may not be recorded of the closing stock, may overvaluate, hence correct decision cannot be taken on the business financial. यानी कभी बहुत सी बार क्या होता है कि हम हमारे बिजनेस को अच्छा दिखाने के लिए या लोन वगैरह लेने के लिए या इन्वेस्टर्स को इम्प्रेस करने के लिए हम हमारे रिकॉर्ड्स में कुछ हेरा फेरी कर देते हैं, जैसे लाइक लास्ट ईयर की एंड ऑफ द मंथ की परचेस नहीं दिखाई या क्लोजिंग स्टॉक का ओवर वैल्यूएबल कर दिया हमने। तो इस प्रकार से उनमें कुछ मिस किया जा सकता है, कुछ प्रकार की गड़बड़ की जाती है, फ्रॉड किया जा सकता है। तो यह भी इसमें काफ़ी इसका भी एक डिसएडवांटेज होता है। अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग, यानी फ्यूचर्स का डिसीजन लेने से रिलेटेड तो कुछ भी नहीं है, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है हमें पास्ट में, यानी जो हो चुका है उन पे कैलकुलेशन करके उनसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है कि लास्ट ईयर में हमने कितना प्रॉफिट कमाया वो हमें पता चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट कमाएंगे ये तो ना अकाउंटिंग से पता चलता है। तो यह भी एक इसकी लिमिटेशंस होती है, तो यह इसका एक लिमिटेशन था। ओके गाइस, तो ये इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे। थैंक यू वेरी मच।